मध्य प्रकाश में बहुत कम संवेदनशील होते हैं, परंतु रंगों में स्पष्ट अंतर करते हैं। ये होते हैं आपके रॉड एवं कौन सेल, शंकु आकार एवं संवेदी कोशिकाएं। बाह्य रिसेप्टर जो शरीर के बाहर उत्तेजना देते हैं कहलाते हैं एक्स एक्सटेरोसेप्टर। मानव की बाहरी संवेदन किन संवेदी अंगों पर आधारित होती है? तो ये आँख, कान, त्वचा, वेस्टिबुलर प्रणाली, ये सभी पर होती है। मनुष्य में अंधेपन का कारण होता है, तो ये सभी कारणों से होता है। ये श्रवण तथा ऑडिशन एक तंत्र का संकेत में ध्वनि तरंगों का परागमन जो कि संभव बनाया जाता है। तो ये संभव बनाया जाता है कान की संरचनाओं द्वारा। बाहरी कान के रूप में जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपका इन तीनों को, ईयर कैनल, टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन, ऑरिकल, ये बाहरी कान में आते हैं। भारत में कंगारू केयर प्रक्रिया बड़े स्तर पर कौन सा वैश्विक संगठन जुड़ा हुआ है? तो यूनिसेफ जुड़ा हुआ है। मानव शरीर का मुख्य संवेदी अंग है, तो ये सभी हैं। तुरंत सी सेक्शन किन मामलों में होती है? तो ये होती है आपकी इन सभी दशाओं में, जब बच्चे नाभि शिशु के पहले गर्भाशय से निकल जाती है, जब शिशु के दिल की धड़कन अत्यंत कमजोर हो जाती है, जब प्रसूता को प्रसव के दौरान भारी रक्तस्राव हो जाते हैं, इन सभी दशाओं में होती है। साइजेरियन डिलीवरी कितने चरणों में करवाई जाती है? तो साइजेरियन डिलीवरी 3 चरणों में करवाई जाती है। प्रक्रिया एनेस्थीसिया, प्रसव। सी सेक्शन प्रक्रिया में गर्भाशय में लगाए जाने वाले चीरे को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं ट्रांसवर्स चीरा और वर्टिकल चीरा। यह शिशु गर्भाशय के नीचे स्थित होता है, असमान दशा में है, तो कौन सा चीरा हम लगाएंगे? तो ये वर्टिकल चीरा लगाएंगे। अधिकांश सेक्शन में ऑपरेशनों में कौन सा चीरा लगाया जाता है? तो लो ट्रांसवर्स चीरा लगाया जाता है। प्रसव के दौरान सबसे महत्वपूर्ण स्थिति होती है, तो वो है मानसिक होती है कि सी सेक्शन के कारण अतिरिक्त सर्जरी का खतरा किन कारणों पर बन सकता है? तो मूत्राशय को ठीक करने के लिए, हिस्टेरेक्टोमी का कारण, एक साइजेरियन प्रसव के कारण, ये सभी कारण। सी सेक्शन द्वारा जन्मे बच्चे में कौन सी समस्याएं दिखाई देती हैं? तो ये सांस लेने में तकलीफ, या बच्चे को भ्रूण या बच्चे को चोट, ये दोनों समस्याएं देखने को मिलती हैं। मानव जनित आपदाओं का मुख्य उदाहरण है, तो ये है दुर्घटना, विस्फोट, आपदाएं, ये सभी ने। उनमें से कौन मानव जनित आपदा का उदाहरण नहीं है? तो ये होती है परमाणु रेडिएशन या सुनामी। मानव जनित आपदा नहीं है सुनामी, क्योंकि ये भगवान द्वारा आती है। प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है, तो भूकंप, बाढ़, हिमस्खलन, ये सभी उदाहरण हैं। औद्योगिक दुर्घटना, अग्निकांड, रेडियोधर्मी विकिरण, ये मानव जनित आपदाएं हैं। आपदा प्रबंधन प्रयासों के मुख्य उद्देश्य हैं कि विकास के लाभों को संचित करना, जीवन की हानि को कम करना, आजीविका तथा संपत्ति के नुकसान को कम करना। उपरोक्त सभी हैं। आपदा प्रबंधन के लिए कितने चरण होते हैं? तो 6 चरण होते हैं। निम्नलिखित से कौन आपदा प्रबंधन के आवश्यक तत्व है? तो ये है आपका ये सभी: रोकथाम तथा कमी, पूर्व चरण की तैयारी, आपदा चरण की प्रक्रिया, पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण। भयंकर विनाश का कारण बनती हैं, तो ये बनती हैं प्राकृतिक तथा मानव दोनों प्रकार की आपदाएं बनती हैं। परमाणु रिएक्टर, रेडियोधर्मी तत्व का रिसाव किस प्रकार की आपदा है? तो ये मानव जनित आपदा है। भूकंप आने के मुख्य कारण पृथ्वी की सतह के अंदर विभिन्न टेक्टोनिक प्लेटें जो खिसकती हैं, जिस कारण धरती पर जान तथा माल की काफ़ी नुकसान होता है। ये किस प्रकार की आपदा है? तो ये प्राकृतिक आपदा है। भोपाल गैस लीक डिस्टार्टर आपदा का उदाहरण है, मानव जनित आपदा का उदाहरण है। सोवियत संघ में हुई जो चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना है कि काफ़ी लेख हताहत होती है, मानव जनित आपदा है। 26/11 को मुंबई आतंकी हमला किस प्रकार की आपदा है? तो मानव जनित आपदा है। रिएक्टर स्केल किस तीव्रता भूकंप आने पर इमारतों में केवल दरारें पड़ जाती हैं? तो ये आपदा है 3 से 5 तक का, जब इसके तीव्रता का भूकंप आता है तो दरारें पड़ जाती हैं। रिएक्टर पैमाने में किस तीव्रता का भूकंप आने पर बड़ी बड़ी इमारतें धराशायी हो जाती हैं? तो 7 से 8 तक की तीव्रता आने पर बड़ी बड़ी इमारतें धराशायी हो जाती हैं। भूकंप आने के समय के लिए बचाव के लिए क्या उपाय जरूरी हैं? तो उपरोक्त उपाय सभी जरूरी हैं। किस तीव्रता के भूकंप आने पर समुद्र में सुनामी लहरें आ जाती हैं? तो 6 से ऊपर तक की तीव्रता में आपको सुनामी लहरें आ जाती हैं। समुद्रों में सुनामी आने का मुख्य कारण क्या है? भूकंप आ जाना, ज्वालामुखी विस्फोट, ये दोनों कारण हैं।
ट्राइएज में सबसे कम गंभीर मामलों में किस रंग को दर्शाया जाता है? तो नीला रंग दर्शाया जाता है। पहाड़ी स्थानों पर रहने वाले लोगों को अधिकतर किस प्रकार की आपदा का सामना करना पड़ता है? तो ये प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। पहाड़ों पर रहने वाले लोगों को अक्सर किन आपदाओं का, तो ये सभी का करना पड़ता है। कोई व्यक्ति बस यात्रा में कर रहा हो, अकस्मात भूकंप आ जाए तो भूकंप से बचाव के लिए उसे क्या करना चाहिए? उसे मैदान में आ जाना चाहिए, खंभों के आसपास नहीं खड़े होना चाहिए, पहाड़ों के आसपास ना खड़े हों, ये सभी करना चाहिए। सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो ये प्राकृतिक आपदा है। आपदा प्रबंधन के कितने भाग हैं? इसके 3 भाग हैं। आपदा प्रबंधन के मुख्य भाग: पूर्व तैयारी, आपदा होने पर कार्रवाई, फिर कार्रवाई एवं तैयारी। आपदा घटित होने के बाद ये सभी होना चाहिए। आपदा प्रबंधन का मूल आधार किन तत्वों को माना जाता है? तो सहयोग, सहभागिता, संपर्क, ये सभी निम्न में से भूगर्भीय आपदा का उदाहरण है। तो भूगर्भीय आपदा भूकंप तथा सुनामी दोनों दुर्घटना संबंधी आपदा का उदाहरण निम्न में से कौन है? तो भूसंबीय आपदाओं का ये आपका सभी है। प्राकृतिक आपदा के उदाहरणों में निम्न में से किन्हें गिनाया जा सकता है? तो ज्वालामुखी विस्फोट, लहर से गिरने के इरप्शन, ये सभी को गिनाया जाता है। 21वीं सदी में दूसरे दशक के प्रारंभ में किन प्राकृतिक आपदाओं का सामना मानव को बहुतायत करना पड़ा? वनों में आग लगना, चक्रवाती तूफान का बार बार आना, आकाशीय बिजली गिरना, ये सभी का करना पड़ा। आपदा सदैव किसके साथ जोड़कर देखा जाता है? तो आपदा को सदैव मानव के साथ जोड़कर देखा जाता है। मानव सबकी आपदा का जिम्मेदार है। आपदा प्रबंधन में प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ये होती है राज्य सरकार की। आपदा प्रबंधन में केंद्र सरकार की क्या भूमिका होती है? तो ये समर्थनकारी, समन्वयनकारी दोनों होती है। आपदा प्रबंधन में आवश्यकता मुख्यतः किसमें होती है? तो ये होती है आपदा के पूर्व एवं पश्चात हानि को न्यूनतम करना। प्राकृतिक आपदा, मानव निर्मित आपदा में घटित होने से अधिक मात्रा में जैविक अजैविक संसाधनों का नुकसान होता है। इन संदर्भ में लोगों को विशेष प्रशिक्षण देकर प्रभाव कम करना क्या कहलाता है? तो ये एक कहलाता है आपदा प्रबंधन। आपदा का अधिनियम 2005 में किस धारा में आपदा का अर्थ स्पष्ट किया गया है? तो ये धारा 2 का घ, ये इम्पोर्टेंट है। आपदा प्रबंधन के किन एकीकृत क्रियाओं में समूह शामिल है? तो ये सभी क्रिया में शामिल है। आपदा प्रबंधन के चरण शामिल हैं, ये सभी में शामिल है। आपदा प्रबंधन आपदा के तुरंत बाद किन क्रियाओं को प्रारंभ कर देना चाहिए? तो खोजने, निकालने, बचाने सभी का देना चाहिए। आपदा प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण राहत कार्य है। तो ये स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं, एक जिला इकाइयों सभी का है। ये कार्य तीनों का। भारत में आपदा राहत के लिए योजना बनाने की क्षमता निर्माण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो ये राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण। भारत में आपदा प्रबंधन संबंधित मुख्यतः प्रशिक्षण संस्थान कौन सा है? तो ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। भारत में वह गैर लाभकारी संगठन कौन सा है जिसका मुख्य उद्देश्य आपदा प्रबंधन है? वो है AADM। संयुक्त राष्ट्र का कौन सा संगठन आपदा प्रबंधन में संबंधित है? तो वह UNOCHA। आपातकालीन तथा आपदा प्रबंधन वैश्विक मंच का कार्य करने वाली संस्था TIEMS का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुख्यालय आपका बेल्जियम में। आपातकालीन आदर्श योजना शामिल है जोखिमों की पहचान, इनका मूल्यांकन, इनका जवाब, ये सभी है। आपातकालीन योजना आदर्श का मुख्य उद्देश्य है आपात स्थितियों को रोकना, असफल होने के परिणाम प्रभावों को कम करने की योजना दोनों। भारत में आपातकाल प्रबंधन की भूमिका कौन निभाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। अंतर्राष्ट्रीय बहाली मंच IRD की स्थापना की गई। तो ये 2005 में जापान के कोबे में की गई। IRP का महत्वपूर्ण भूमिका है। तो IRP की महत्वपूर्ण भूमिका है आपदा से नाद बहाली में आए अंतरालों को पहचानने, समोत्थान, बहाली के लिए उपकरण, संसाधनों की क्षमता विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना। ये दोनों IRP का उद्देश्य अच्छी बहाली प्रक्रिया के लिए धन तथा अंतर्राष्ट्रीय स्रोत बनना। संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन प्रतिक्रिया की जिम्मेदारी किसकी है? तो ये है किसकी? प्रभावित देश में रेजिडेंस समन्वयक की। दवा व नल को रोकने का उपाय क्या है? कि तूफान आने के पूर्व चेतावनी प्रणाली की स्थापना करना चाहिए। ये सभी करना चाहिए। राष्ट्रीय आपदा मोचक NDRF स्थापित किया जाता है। तो NDRF 2005 में। NDRF का मुख्यालय कहाँ है? तो NDRF का अंत्योदय भवन, नई दिल्ली। किस वर्गीकरण के उपयोग युद्ध के मैदान में भी किया जा सकता है? ये ट्राइएज का। आपदा सेवा सदैव किस संगठन का आदर्श वाक्य है? तो ये है
एनडीआरएफ किस मंत्रालय के अधीन रहकर कार्य करता है? तो ये लेकर गृह मंत्रालय पे। आपदा प्रबंधन संगठन एनडीआरएफ कर्मियों की कुल संख्या कितनी है? ये 13,000। आपदा प्रबंधन में संबंधित सर्वोच्च नीति नियामक निकाय कौन सा होता है? तो ये होता है आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। आपदा प्रबंधन 2005 संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। 23 दिसंबर 2005 को एनडीएएम की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो ये की गई थी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। एनडीएमए का मुख्यालय कहाँ है? तो एनडीएमए भवन नई दिल्ली। ट्राइज में काला रंग किसको दर्शाता है? तो ट्राइज में काला रंग जिनके ठीक होने की संभावना सबसे कम हो। सिजेरियन सेक्शन प्रकार नहीं है, तो ये बर्थ सी सेक्शन। जब सिजेरियन ऑपरेशन किसी अप्रत्याशित परिस्थिति के कारण बन जाता है, किया जाता है, तो इसे कहा जाता है आपातकालीन सी सेक्शन। जब सी सेक्शन पहले निर्धारित होता है तो ये कहलाता है ऐच्छिक सी सेक्शन। आपातकालीन सी सेक्शन सामान्यतः कब किया जाता है? जब प्रसव पीड़ा आरंभ होने के बाद जटिलता शुरू हो जाती है। सी सेक्शन की आवश्यकता कब पड़ती है? जब पिछला प्रसव भी सेक्शन हो रहा हो, जब बच्चा अनुपस्थिति में हो। तो इन सभी दशाओं में माता जब मधुमेह दिल की बीमारी सभी में सीजेरियन सेक्शन सामान्यतः कब दिया जाता है? तो प्लासेंटा प्रीविया दशा में प्रसूत अतीत एवं प्रसव के कारण अपना बच्चा खो दिया हो, जब प्लासेंटा लो लाइंग प्लासेंटा, इन सभी दशाओं प्रयोग किया जाता है। तो इन सभी दशाओं में तो सभी है, इन सभी दशाओं में ये भी गर्भाशय फट जाने की समस्या होती है। तो 200 में केवल एक महिला को। आपातकालीन प्रसव में बच्चे का जन्म होता है, तो ये होता है नियत स्थान पर भिन्न भिन्न स्थान पर, नियत स्थान से भिन्न भिन्न स्थान पर। सामान्य मामलों में बच्चे का जन्म होता है, तो ये होता है इनमें से किसी एक पर, घर पर, अस्पताल में, चिकित्सा किसी एक पर तो होगी। इस साल दुनिया भर में कितनी महिलाओं की मृत्यु प्रसव तथा गर्भावस्था की जटिलता के कारण हो जाती है? 25 लाख। प्रसवावस्था या गर्भावस्था में जटिलताओं का मुख्य कारण है, ये सभी है मुख्य कारण। उच्च रक्तचाप भी है। प्रसव बाद अधिक रक्तस्राव हो जाना भी इसकी है, इसका साथ सही है। प्रसव बाद उच्च रक्तचाप तथा रक्तस्राव की समस्या को रोका जा सकता है तो एंटीबायोटिक दवाओं द्वारा। प्रसव के लिए आपातकालीन उपायों का संकेत तब दिया जाता है जबकि बच्चे का जन्म आसान हो। घर पर डिलीवरी होने वाले मामलों की संख्या है 66%। अमेरिका में जन्म केंद्रों पर बच्चे में जन्म का परसेंट है 29%। दोनों समय से पहले प्रसव की घटना की दर लगभग कितनी मानी जाती है? 12%। समय से पूर्व प्रसव के लिए किन कारणों की जिम्मेदार माना जाता है? तो ये माना जाता है ये सभी। प्रसव के समय बच्चे के कंधे का फंसना डायस्टीसिया का है। बच्चे के गर्भ में सामान्य से बड़ा होना मैक्रोसोमिया का जाता है। शोल्डर डिस्टोसिया के भ्रूण में कौन सी जटिलताएं बढ़ सकती हैं? तो ये सभी बातें इसमें बच्चे वेस्ट बाउंड संपीड़न कब दिया जाता है? तो जब हृदय गति 60 बार प्रति मिनट से कम हो। जब वेस्ट बाउंड संपीड़न बच्चे को पुनर्जीवन नहीं दे पाता तो बच्चे को दिया जाता है क्या? एपिनेफ्रिन। पुनर्जीवन प्रक्रिया की सलाह किन मामलों में नहीं दी जाती है? जब 22 सप्ताह से कम उम्र में 400 ग्राम से कम वजन वाला नवजात शिशु के मामले में पुनर्जीवन की प्रक्रिया कब बंद कर दिए जाने की सलाह दी जाती है? तो जब पुनर्जीवन देने के बाद 10-15 मिनट के अंदर बच्चे की धड़कन प्रारंभ नहीं होती। एक शल्य प्रक्रिया जिसमें निचले पेट तथा गर्भाशय की दीवार काटकर प्रसव कराया जाता है। एक साइजेरियन सेक्शन कितने प्रकार का होता है? तो ये 2 प्रकार का होता है। अब यूनिट 3 प्राथमिक स्तर के माध्यम से यौन शिक्षा शुरू की जाती है, तो ये है आपकी शारीरिक शिक्षा।